अगला जो यहाँ चैप्टर चल रहा है आपके तीसरा लेसन नंबर 3, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है, क्या जनसंख्या संगठन है क्या, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। जनसंख्या, सबसे पहली बात कि जनसंख्या क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। अब उस जनसंख्या संबंधी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिया जाता है, जैसे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना आदि जो बिंदु हैं उन सबका अध्ययन किसमें किया जाता है, जनसंख्या संगठन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, जनसंख्या संगठन में। ठीक है, तो किसी भी देश के विविध प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक पृथक किया जाता है, जिनमें उनका व्यवसाय अलग है, जीवन प्रत्याशा अलग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लिंगानुपात। किसके बारे में पढ़ेंगे, लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बुक में आपके लिंग संगठन दे दिया है इसका टॉपिक का नाम। ठीक है, जिसे हम लिंगानुपात बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि लिंगानुपात है क्या, क्या है लिंगानुपात। डेफिनेशन की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात, संख्या के अनुपात, जिसको अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसका छोटा सा सूत्र है, तो सूत्र किस प्रकार है, तो सूत्र देखेंगे। सूत्र में आप देखेंगे स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, लिंगानुपात ज्ञात कर रहे हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू में 1000। और घनत्व का सूत्र मैंने पीछे बताया। कुछ भारत में, ये भारत में, ये सूत्र कहाँ काम कर रहा है, भारत में। इस सूत्र के माध्यम से लिंगानुपात की गणना की जाती है। किससे, स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000 से। कुछ देशों में इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऊपर लग दिया जाता है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। कुछ देशों में ये मान रख करके इंटू 100 भी किया जाता है, यानी कि 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को भी मापा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिंगानुपात क्या है, इसके डेटा जो क्या है। ठीक है, तो दोनों सूत्र दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि लिंग के आधार पर जो है भेदभाव भी होता है। ठीक है, यह लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जिन प्रदेशों में, प्रतिकूल का मतलब नकारात्मक, अनुकूल का मतलब सकारात्मक। प्रतिकूल स्थिति वहां होगी जहाँ जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कम होगी, तो महिलाओं की प्रतिकूल स्थिति है। और अनुकूल जो होगी जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा या बराबर हो। ठीक है, और महिलाओं की जो संख्या कम होने का मुख्य जो कारण रहता है भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या जिसे कह सकते हैं, स्त्री शिशु हत्या भी कह सकते हैं। स्त्री शिशु यानी कन्या की हत्या कह सकते हैं। ठीक है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा या अन्य जो कारण है वो सब, शिक्षा जो आदि कारण जो है, या सामाजिक आर्थिक स्तर है, वो सब इस लिंगानुपात को प्रभावित करता है। क्या करता है, लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारण, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है महिलाओं की वो, ठीक है, या कन्या शिशु हत्या, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विषमता होना, ये सभी कारक जो है वो क्या करते हैं,
लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं कि उनका स्तर बेहतर है, ये भी तो हो सकता है कि पुरुषों के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। किसी क्षेत्र में जनसंख्या महिलाओं की ज़्यादा है तो उसका कारण ये थोड़ी कि महिलाएं ज़्यादा है तो महिलाओं का पुरुष तो ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष उस क्षेत्र को छोड़कर के दूसरे क्षेत्रों में चले गए हों, यानी कि प्रवास कर गए हों। क्या कर गए हो? प्रवास मैंने कल आपको समझाया है। प्रवास मैंने आपको कल समझाया है। क्या होता है प्रवास? होता है व्यक्ति या व्यक्ति समूह का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य के कारण चले जाना। और वो उद्देश्य क्या? रोजगार हो सकता है, ठीक है, शिक्षा हो सकता है, विवाह हो सकता है, या अन्य राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कारक हो सकते हैं। मैं ये अनुपात आंकड़ों की बात करें तो इस वाली बुक में इतने आंकड़े आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको मैंने कहा था कि कितने बच्चे जुड़ गए हैं? 6 बच्चे जुड़ गए हैं 26 में से। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपको विश्व के आंकड़े, भारत के आंकड़े और राजस्थान, इन तीनों के जनगणना के आंकड़े जो है 3 वीडियोज में आपके मैंने डाले हुए हैं। तीनों वीडियोज के माध्यम से आप देख सकते हैं विश्व जनसंख्या या जनगणना, भारत जनगणना 2011, राजस्थान जनगणना 2011 के नाम। तीनों अलग अलग हैं और तीनों के अलग अलग आंकड़े आपको सब मिल जाएंगे। उसमें लिंग अनुपात, साक्षरता, स्त्री पुरुष अनुपात, सब कुछ आपको जनसंख्या वृद्धि, SC/ST वर्गीकरण, वो सारा पूरा जो है उसमें आंकड़ों में अधिकतर जो पूछा जाता है वो सारा मैंने यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि आपके विश्व के भी आंकड़े हैं, भारत के भी आंकड़े हैं, दोनों के आंकड़े हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें वहाँ जाकर के, चैनल का नाम आपको पता ही है, RNOLEDGE पॉइंट, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात जो मुख्य बात यह है कि आगे बढ़े इसमें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिंगानुपात की स्थिति को प्रभावित करते हैं। या आपने देखा, आगे हम देखें विश्व जनसंख्या में औसत लिंगानुपात की बात करें तो विश्व जनसंख्या में औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। प्रति 100 स्त्रियों पर विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। कितने हैं? 102 पुरुष। ये मैंने कहा था, ये कुछ जो आंकड़े हैं उसमें क्या किया जाता है? 100 से भी निकाला जाता है, ठीक है। एक देश है, उच्चतम लिंग अनुपात की बात करें, किसकी बात करें? उच्चतम लिंग अनुपात। उच्चतम लिंग अनुपात की बात करें तो आप देखेंगे कि लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ है? लैटविया में। कहाँ पर? लैटविया में है। और लैटविया में 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष, यानी कि 15 स्त्रियां ज्यादा हैं, ठीक है। 100 पर 15 स्त्रियां ज्यादा है, एक तरीके से कह सकते हैं भाई 100 स्त्रियां और 85 पुरुष, 15 स्त्रियां ज्यादा हो गई ना, ठीक है। तो ये लैटविया है जो सबसे अधिक। अब ये थोड़े आंकड़े चेंजेस करके आपके इसमें दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है। आगे इसमें देखें, इसके विपरीत जो न्यूनतम या न्यूनतम लिंग अनुपात है, न्यूनतम, उच्चतम पढ़ लिया। अब न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वो है आपके संयुक्त अरब अमीरात। इसमें है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर है। और कितना है? 100 पुरुषों पर 311 है। कितना है? यानी कि आप देखें प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। 100 फीमेल पर
311 मेल। अब इसमें समझ रहे होंगे आप, यानी कि 100 फीमेल पर 311, यानी कि स्त्रियां बहुत ही कम हैं। न्यूनतम कह रहे हैं ना भाई, स्त्रियां तो 100 है और पुरुष 311 है, यानी कि स्त्रियों का अनुपात जो है बहुत ही कम है। ठीक है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों के अनुपात में देखें तो 72 देशों में प्रतिकूल है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक गणना की गई, उस गणना में आपके 139 देशों की गणना हुई और उसमें देखा गया तो 72 जो देश हैं उनमें लिंग अनुपात की स्थिति कैसी, प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक है। 139 देशों में से 72 देश में प्रतिकूल स्थिति है। कैसी स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति है, नकारात्मक स्थिति है। ठीक है, आगे हम देखें आयु संरचना की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, और एशिया के जो देश हैं चीन, भारत, अरब, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात निम्न है। एशिया में भी लिंग अनुपात कम है क्योंकि हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में, और एशिया महाद्वीप में आपके चीन है, भारत है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इन सब का लिंग अनुपात क्या है, कम है। क्या है, लिंग अनुपात जो है कम है। ठीक है, दूसरी ओर देखें तो यूरोप में रूस में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, पुरुष कम है और महिलाओं की संख्या, तो रूस है यानी पश्चिमी देशों में लिंग अनुपात अच्छा पाया जाता है। पश्चिमी देशों में लिंग अनुपात अच्छा है। ठीक है, और पूर्वी जो हमारा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उसमें लिंग अनुपात कम पाया जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखें तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका आयु संरचना। टॉपिक आपके बहुत ही शॉर्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, और जनसंख्या संगठन में लिंग अनुपात समझना है होगा तो फटाफट रिपीट कर लेते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000। इसके अलावा एक दूसरा सूत्र और है जो अन्य देशों में माना जाता है, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या इंटू में 1000। और कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में विश्व स्तर पर पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या इंटू में 100 भी निकाला जाता है, यानी कि प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो उच्चतम लिंग अनुपात जो विश्व में पाया जाता है उस देश का नाम है लाटविया। क्या नाम है, लाटविया, जहाँ 100 स्त्री है और पुरुष है मात्र 85। न्यूनतम जो पाया जाता है वो पाया जाता है संयुक्त राज्य अरब अमीरात, जहाँ 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 139 देशों में से 72 देशों में 139 देशों की गणना की गई। जो गणना उसमें से देखा गया कि 72 देश है उसमें लिंग अनुपात की स्थिति विपरीत, प्रतिकूल या नकारात्मक, यानी कि स्त्रियों की संख्या कम है। एशिया महाद्वीप जो है उसमें चीन, भारत, सऊदी अरब है, पाकिस्तान आदि में क्या है, लिंग अनुपात कम है। क्या है, लिंग अनुपात कम है। क्या है, कम है। पश्चिमी देशों में लिंग अनुपात जो है यूरोप है या यूरोप के जैसे रूस है और अन्य देश हैं, इनमें लिंग अनुपात सही पाया या अच्छा या अनुकूल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है आयु संरचना। आयु संरचना से अभिप्राय है बेटा, आयु आप सभी जानते हैं, आयु हमारी एज होती है और इस एज की संरचना किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है। आयु संरचना के अंदर किसमें बांटा जाता है, विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है। मुख्यतः इसमें किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। कितने आयु वर्गों में, 3 आयु वर्गों में। 3 आयु वर्गों में कैसे कैसे बांटा जाता है, एज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में। तो आयु संरचना टॉपिक में आप 3 आयु वर्ग कौन कौन से हैं,
आयु संरचना की बात कर रहे हैं तो 3 में आप पहला देखें 0 से 14, दूसरा 15 से 64 और तीसरा 65 से अधिक। विश्व स्तर पर तो इस भाग में बांटा जाता है। विश्व स्तर पर जब पढ़ेंगे तो 0 से 14, 15 से 64 और 60 से अधिक। लेकिन भारत में इसे जो पुरानी वाली बुक है यानी कि जो आरबीसी की बुक है उसमें विश्व स्तर पर ये वर्गीकरण किया गया है। और भारत में 0 से 14 और 15 से 59 और 59 से अधिक ऐसे करके 3 भागों में बांटा गया। लेकिन अब की बार ये आपके एनसीईआरटी बुक में यही दे दिया है 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक। 0 से 14 बाल आयु वर्ग, ठीक है, 15 से 59 प्रौढ़ आयु वर्ग और 59 से अधिक जो है वृद्ध आयु वर्ग, बुजुर्ग, ठीक है। ऐसे 3 भागों में करके इसे बांटा जाता है। इससे जनसंख्या संबंधी जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये बाल आयु वर्ग है, ये बाल आयु वर्ग है, इसमें बच्चों की संख्या है और इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आश्रित जनसंख्या। यहाँ ये बुजुर्ग है तो इसे भी क्या कहेंगे? आश्रित जनसंख्या। क्या कहेंगे? और ये दूसरा यानी कि 15 से 64 है, ये प्रौढ़ वर्ग है, इसे क्रियाशील जनसंख्या क्या कहेंगे? क्रियाशील या कार्यशील या सक्रिय, कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो सक्रिय जनसंख्या वाला शब्द ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इसे सक्रिय जनसंख्या जो व्यवसायिक रूप से रोजगार के लिए कार्य करती रहती है, इसीलिए इसे सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। सुबह सुबह 7 बजे गर्मी इतनी हद है? तो कार्यशील जनसंख्या कह लो, क्रियाशील जनसंख्या कह लो या सक्रिय जनसंख्या कह लो, वो द्वितीय वर्ग जो है उसको कहा जाता है। जिस प्रकार इसमें क्या यही प्राप्त किए जाते हैं, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं भाई, जिस देश में बच्चे और बूढ़े ज्यादा हैं वो आश्रित जनसंख्या ज्यादा होगी, तो इस बीच वाले वर्ग पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है क्योंकि इस पर भार ज्यादा पड़ता है। ये कमाएगा और ये दोनों खाएंगे, ठीक है। और जिस देश में युवा ज्यादा होंगे उस देश का आर्थिक विकास भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम पता लगाते हैं इस प्रकार की सेवाओं में खर्चा बढ़ जाता है बच्चों में। अब इसमें अब की बार आपके एनसीईआरटी में एक और शब्द जोड़ दिया गया है, जो शब्द है आपके आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड संरचना के बारे में बताया गया है। अब आयु लिंग पिरामिड मुझे तो समझ में आता है, इतना बड़ा ज्यादा खास इसका महत्व है नहीं, लेकिन इस बार इसमें जोड़ा गया है। बात वही है, पिछली बार आयु संरचना को जो वर्गीकृत किया गया था आरबीसी में पहले जो था वो सिलेबस ज्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं। जनसंख्या की आयु संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात से है। इसमें आयु लिंग पिरामिड में क्या है? स्त्री और पुरुष जनसंख्या अनुपात, लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं। और उसका पिरामिड, पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है विश्व में? पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है विश्व में बताइए? गीजे का, मिस्र के। कहाँ के? मिस्र के। मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध है। तो स्त्री पुरुष जनसंख्या को पिरामिड शंकुआकार टोपी होती है। शंकुआकार जो आपकी स्थिति होती है जिसमें ऊपरी हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? चौथा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जो है आयु पिरामिड प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि नीचे वाला भाग विस्तारित होगा और ऊपर वाला भाग संकुचित होगा, ठीक है। अब देखो स्त्री पुरुष जनसंख्या अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें दाईं ओर स्त्री, आप किधर भी रख सकते हो इसको, और बाईं ओर पुरुषों के अनुपात को रखा जाता है। और इसका एक आधार तल होता है। क्या होता है? एक आधार तल है, एक तरफ स्त्री जनसंख्या और एक तरफ पुरुष जनसंख्या। अब इसमें पहला जो है
पहला पिरामिड है तो विस्तारित होती जनसंख्या को दिखाता है। किताबें आप लोगों के पास होंगी, विस्तारित होती जनसंख्या के बारे में ये बता रहा है। तो विस्तारित होती जनसंख्या में क्या होता है, पहले 0 से आयु वर्गों के आधार पर, यहाँ देखना आप यहाँ पे 0 से 4 आयु वर्ग, 5 से 9 आयु वर्ग, 10 से 14 आयु वर्ग, ऐसे वर्ग यहाँ बांट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं। तो अब विस्तारित होती जनसंख्या, अब इसमें देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो पहला वर्ग, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ दोनों को अलग अलग यहाँ कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक है, बन गया पिरामिड सा। ठीक है, ये पिरामिड बन गया। इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे लाइन में बन गया पिरामिड शंक्वाकार चोटी। ठीक है, बुक में आपके पास है तो इसमें नाइजीरिया देश का एक दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, नाइजीरिया देश का दिया हुआ है। बुक में देखते हैं तो आप सभी लोग यहाँ देखें, इस प्रकार से आपको ये पिरामिड दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें नाइजीरिया देश का पिरामिड दिया हुआ है जिसमें 0 से 4 वर्ष यहाँ वर्ग रखे गए हैं पूरे। इन वर्गों में आप देखें विस्तारित होती जनसंख्या ऊपर कम है और नीचे की ओर आते आते ये बढ़ती, लेकिन आयु वर्ग क्या चलता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो यानी कि बाल जनसंख्या ज्यादा है और प्रौढ़ कम है और वृद्ध बिल्कुल कम है। ये नाइजीरिया देश का लिया है। ऐसे अलग अलग देशों की जनसंख्या का स्त्री पुरुष आकलन करने के लिए प्रयोग लिया जाता है आयु लिंग पिरामिड संरचना का। ठीक है, आगे बढ़े तो नाइजीरिया का दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजाकार है। ठीक है, यदि आप बांग्लादेश वैक्सीन की पिरामिड की रचना कर रहे हैं तो वो ऐसे ही दिखाई देंगे। आप सीधा सा बांग्लादेश और वहाँ बच्चे ज्यादा हुए, यूपी का बना हुआ, यूपी में बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, अब एक होता है स्थिर जनसंख्या, पहला तो पढ़ लिया इसमें विस्तारित, और दूसरा होता है स्थिर जनसंख्या। कैसा, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अब विस्तारित मतलब फैलता हुआ, स्थिर मतलब रुक गया जो शांत, एक स्थिर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है। आप इधर में बुक में आपको शो करता हूँ, आप नीचे वाला जो चित्र है वो देखिए, नीचे वाले चित्र में आप घंटीकार है ये। ठीक है, पिरामिड का है घंटीकार के, घंटी के आकार। ऑस्ट्रेलिया देश का जो घंटी जैसी आकृति है एक माना है। ठीक है, जो ऊपर से थोड़ी सी पतला और नीचे से थोड़ा सा फैला हुआ। ठीक है, एक कल्पना की है। ठीक है, शुंडाकार भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, शीर्ष शुंडाकार होता है, दर्शाता है जन्म और मृत्यु दर लगभग समान हो जाती है। स्थिर जनसंख्या होगी, अभी पीछे आपने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में स्थिर जनसंख्या आती है, वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की क्या हो जाती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वहां पर जनसंख्या रुक जाती है, विकास जनसंख्या की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, और परिणाम स्वरूप जब मृत्यु दर जन्म दर रुक जाएंगी तो जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी। ठीक है, एक तीसरा पिरामिड और लिया गया है इसमें, हास्यमान पिरामिड। क्या हास्यमान जनसंख्या को दिखाता हुआ पिरामिड। 3 हो गए, विस्तारित, स्थिर और हास्यमान। हास्यमान को भी देख लीजिए, जापान देश का लिया हुआ है। जापान में देखो यहाँ ये आपको जापान देश का पिरामिड दिख रहा है। ठीक है, इस जापान देश के पिरामिड में पीपल का पत्ता, गुड़िया कह रही है पीपल का पत्ता, एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है। ये ऋणात्मकता को दिखाता है। जापान के पिरामिड में संकीर्ण आधार है, शुंडाकार शीर्ष है, शुंडाकार हाथी की सूंड जैसे होती है आगे से पतली, शुंडाकार शीर्ष है। यहाँ पर निम्न मृत्यु और निम्न ही जन्म होता है। यहाँ पर क्या है, निम्न मृत्यु और नीचे ही जन्म दर होता है। और जहाँ निम्न मतलब बहुत कम मर रहे हैं और बहुत कम जन्म दे रहे हैं, तो एक स्थिति या हास्यमान लोगों की संख्या घटने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और ये वृद्धि शून्य हो जाती है, ये ऋणात्मक हो जाती है, घटने लगती है। ठीक है, ये था यहाँ तक आपका दूसरा जो है आयु संरचना। क्या था, आयु संरचना। अब इसमें आयु संरचना हमने पढ़ा, आगे हम देखेंगे अगला तीसरा टॉपिक जो हम इसमें आता है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, आयु संरचना को कितने भागों में बांटा देखा जाता है, 3 भागों, 0 से 14, 15 से 59 और
59 से अधिक या 60 से अधिक कह लें इसे, कितना कह लें, 60 से अधिक। ठीक है, पहली और तीसरी दोनों आश्रित होती है, बच्चे और बूढ़े वयस्कों पर आश्रित होते हैं, इसलिए बीच वाला वर्ग है उसे सक्रिय जनसंख्या या क्रियाशील जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय जनसंख्या या क्रियाशील जनसंख्या कहा जाता है। आयु संरचना की बात करें तो 3 आयु के पिरामिड बनाकर दिखाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष के अनुपात, लिंग अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। पहला पड़ा विस्तारित होगा, दूसरा पड़ा स्थिर जनसंख्या वाला, तीसरा पड़ा हास्यवान, जिसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। ठीक है, और ये पिरामिड आपने देखा किस तरीके से। अगली जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अनुपात। क्या आता है, ग्रामीण और नगरीय या ग्रामीण नगरीय संगठन। क्या आता है, ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन सही प्रयास सीधे सीधे शब्दों में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, कृषि करना, आखेट करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, खनन करना, ये सभी कार्य किसमें आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं, इसीलिए इसे ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में जनसंख्या संलग्न होती है। द्वितीय में आ जाते हैं आपके विनिर्माण उद्योग, बड़े बड़े उद्योग आ जाते हैं, और तृतीय में आपके सेवा सेक्टर आ जाते हैं, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, ये सब, परिवहन, पर्यटन आदि। तृतीय में, चतुर्थ और पंचम में उच्च सेवाएं आती है, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर। ठीक है, इसको समझाने के लिए पूरा चैप्टर भी मैंने वहाँ पिछली आरबीएससी बुक का डाला हुआ है, आरबीएससी बुक का जनसंख्या संगठन, तो उसमें आप इसे और अच्छे से डिटेल से जो पढ़ना चाहे वो वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। किसके आधार पर, निवास के आधार पर। ग्रामीण जनसंख्या गाँव में रहती है, नगरीय जनसंख्या नगरों में रहती है। इनमें जो इनके मकान होते हैं कच्चे होते हैं, इनमें जो मकान होते हैं वो पक्के होते हैं। सुख सुविधाएं भी दोनों की अलग अलग होती हैं। ठीक है, ग्रामीण आजीविका को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, और नगरीय क्षेत्र को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि नगरीय क्षेत्र है। इन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है लिंग संगठन जो है, लिंग अनुपात अलग अलग है, व्यवसायिक संरचना भी अलग अलग है, और जनसंख्या का घनत्व और विकास का स्तर भी अलग अलग पाया जाता है। कहाँ, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में इसमें बहुत सारे क्षेत्र लिए गए हैं। कुछ देशों के उदाहरण ले सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या किन कार्य में लगी होती है, प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें लगी होती है, प्राथमिक। और नगरीय जनसंख्या लगी होती है किसमें, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इसको मैंने भी बताया आपको। द्वितीय में प्राथमिक में क्या होता है, कृषि आदि, पशुपालन, मत्स्यपालन, ठीक है, खनन आदि। द्वितीय में विनिर्माण यानी उद्योग, तृतीय में यहाँ पर उद्योग, इसमें सेवा, और इन दोनों में उच्च सेवा, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, अनुसंधानकर्ता जो है, ये सब राजनेता है, ये सब चतुर्थ और पंचम में आते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक और वीडियो मैंने पिछली वाली बुक में बहुत अच्छे से लिया हुआ है, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण नहीं मिला, आपके 7 चैप्टर पिछली वाली बुक के 7-8 चैप्टर डले हुए हैं, जो बड़े हों पार्ट 1 पार्ट 2 को भी डले हुए हैं। तो 12th के उसमें, हाँ, पिछले साल उसमें लिखा हुआ है 12वीं, और चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें मानव व्यवसायों का वर्गीकरण जो है वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे से आपको मानव व्यवसायों का वर्गीकरण समझाया गया है, क्योंकि अब की बार एसएसटी बुक में आपको शॉर्ट दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट दिया गया है, क्योंकि
ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में कैसे पता चला प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में जुड़ी है बस। अब इस फॉर एग्जांपल देख लें ग्रामीण क्षेत्रों में एशिया में काफी ग्रामीण है, वैसे तो हर कॉन्टिनेंट में हर देश में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन जो पूर्वी जो देश है उनमें ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, पश्चिमी देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम है। ठीक है, जैसे हम परिणाम स्वरूप देखें कनाडा है, संयुक्त अमेरिका है, इन देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम है। ठीक है, और दूसरी ओर देखें जिम्बाब्वे है, एशियाई देश और अफ्रीकी देशों में तो और ज्यादा आपके ग्रामीण जनसंख्या है। नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है, ये सब विकसित होते देश, विकासशील देश है, इनमें ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। साक्षरता, साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता अगला जो टॉपिक आता है इसमें ग्रामीण जनसंख्या के बाद वो आता है साक्षरता। आज आपका ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, इतना सही है। वैसे 55 हो गए, 5 मिनट और है। साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, पढ़ा लिखा 7 वर्ष से अधिक आयु या 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख समझ और साधारण अंक गणितीय गणनाएं कर सके उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। और इस साक्षर जनसंख्या का सूत्र है, साक्षरता निकालने का सूत्र है 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पुरुष क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ठीक है, और इनटू में 100। 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति कुल जनसंख्या इनटू में 100 लगा दीजिए तो आपकी साक्षरता प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, साक्षरता किसी देश का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसमें क्या किया जाता है? उस देश के विकास साक्षरता पर निर्भर होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, साक्षरता एक महत्वपूर्ण आयाम है, पहलू है किसी देश के विकास की गणना करने के लिए। साक्षरता के बाद जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका व्यवसायिक संरचना। अगला क्या आता है? अंतिम जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना से अभिप्राय आपका क्या है? व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना से क्या अभिप्राय? व्यवसायिक संरचना जो मैं उसमें आपके मानव व्यवसायों के बारे में बता चुका हूँ। मानव व्यवसाय, मानव व्यवसाय ही क्या है? व्यवसायिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलापों को विभाजित किया जाता है। कौन कौन से लोग, कितनी जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है, सक्रिय जनसंख्या कितनी लगी हुई है, वृद्ध जनसंख्या कितनी लगी हुई है या बाल जनसंख्या लगी हुई है। बाल और वृद्ध कम लगी होती है, सक्रिय जनसंख्या ज्यादा लगी होती है। इसको समझाया जाता है व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत। आपके कोई भी डेटा इसमें नहीं दिया गया है, केवल ये समझाया गया कि व्यवसायिक संरचना क्या है, जिसमें हम मानव व्यवसायों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसी को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे?